कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो और कैसी लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। क्या 10 मिनट आप साइलेंस के अंदर बैठ के ये सोचते हैं कि मैंने आज क्या किया या मैं कल क्या करूँगा। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि एक मुलाकात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं श्री संजय सचदेवा जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं AIPL के। इन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल है किसी भी कंपनी को गर्त से शिखर तक पहुंचा देने की, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कंपनी से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों की बात हो। इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, 3 दिवसीय शिविर इन्होंने अटेंड किया है, तो आज हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। संजय जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजय जी, एक बहुत सुंदर फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट का फील्ड है, उस क्षेत्र में तो आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है ही, और आपने देश हो या विदेश हो, अलग अलग स्थानों में आपने कार्य किया है। अपने अनुभव से अनेक कंपनीज को आपने लाभ पहुंचाया है। तो उस फील्ड में रहते हुए कई बार ये देखा जाता है, मैंने सुना कि आप पिछले 4 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भी हैं, आप राज्यों का अभ्यास भी करते हैं। तो कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि यदि आप किसी फील्ड में बहुत आगे पहुंच गए हैं, किसी बहुत ऊंचे पद पे हैं जैसे आप हैं, तो वक्त ही नहीं मिलता है इन सब आध्यात्मिक बातों के लिए। इस बात से आप कितना सरोकार रखते हैं? कई लोग डे टू डे लाइफ में ये सवाल पूछते हैं जी। देखिए, वक्त निकालने का जहाँ तक सवाल है वो सिर्फ एक माइंड की, आपकी इंटेंशन की बात होती है। अगर आपकी पावर ऑफ इंटेंशन तेज़ हो तो आप हर चीज़ के लिए वक्त निकाल सकते हैं। काम में ऑलमोस्ट 24 घंटे मसरूफ़ होने के बावजूद 24 घंटे बाबा की याद में मैं रहता हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली ये सोचता हूँ कि जो मुझे मिला है आज बाबा की वजह से मिला है। 4 साल पहले जब मैं ज्ञान में नहीं था तो मेरी लाइफ बहुत केओटिक और एक स्ट्रगल थी, और कई कंपनियों के साथ 20-22 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं जुड़े हुए, 3-4 कंपनीज के साथ जुड़े हुए। लेकिन ऐसा ही रहा कि जो अचीव करना पड़ता था उसके लिए 100 अगर पहुंचना है तो 200 की स्ट्रगल करनी पड़ती थी। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, डबल मेहनत करके ही 100 पे पहुंच सकते थे जी। अब क्या है कि 100 पे पहुंचना है तो 25 की मेहनत करनी पड़ती है और टारगेट अचीव हो जाता है। क्या ऐसा डिफरेंस आप महसूस करते हैं संजय जी? जैसे आपने कहा कि पहले जब आप विद्यालय से नहीं जुड़े थे या मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते थे, 200% मेहनत करते थे, 100% मिलता था, लेकिन अब केवल 25% आप मेहनत कर रहे हैं, 100% मिल रहा है। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिसमें एक दूसरे को अगेंस्ट दौड़ लगी रहती है। कंपटीशन में किसको पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए वही मायने रखता है। हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो कम से कम 300 या 400 से ऊपर प्लेयर्स हैं दिल्ली के अंदर जो इस फील्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं जी, और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। और उन सबसे अलग होना और सबसे बड़ा नहीं होना, सबसे बड़ा बनना एक उद्देश्य नहीं है जी। सबसे डिफरेंट बनना और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके साथ जुड़े हैं वो खुश रहें, जो चाहे वो आपके वेंडर्स हों, चाहे आपके स्टाफ हो या चाहे आपके बायर्स हों, वो खुश रहें। उनके फेस पे कैसे स्माइल ला सकते हैं, ये एक चीज़ ऐसी अचीव करने वाली है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि फ़र्क पड़ा है। जो आप बोल रहे हैं कि फ़र्क क्या पड़ा है जी, तो फ़र्क में ये है कि किस तरह से कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोग नहीं रखते हैं। मोस्टली जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ईगो एक बहुत अहम स्थान लेके बैठी हुई है, और ईगो जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उससे
कहते हैं कि जितनी ईगो होगी उतने कंपटीशन में आप आगे रह सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, ये अपने आप से कहना तो ठीक है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन देना, लेकिन जब आप ये बाहर कहना शुरू कर देते हैं तो उसको ईगो माना जाता है जी, उसी चीज़ को। अगर आप दुनिया में 20 लोगों के साथ बैठे होंगे और आप कहेंगे जी मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ तो वो ईगो गिनी जाएगी, बिल्कुल। वो पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं गिनी जाएगी। तो अंदर से तो ऐसे ही फील करना पड़ता है जी, या करना चाहिए है, लेकिन ईगो की वजह से ही हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्लैशेस होते हैं और स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो कोई भी कार्य आप अचीव नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी हद तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप दुख से अगर पहुंचे हैं और अचीव कर भी लिया तो क्या फ़ायदा। लेकिन फ़र्क ये पड़ गया कि जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद और राजयोग खासकर जुड़ने के बाद, मैंने ORC से किया है जी, दिल्ली से, मानेसर से, तो उसमें फ़र्क ये पड़ा है कि जो चीज़ कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बाबा कर रहा है। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसके ज़रिए बाबा वो अचीव कर रहा है। तो द मोमेंट मैंने वो चीज़ छोड़ दी, वो ईगो वाली जो चीज़ है जो मैं आपसे बता रहा था जी, कि ये मैंने किया है, मैंने अचीवमेंट किया है, मैंने ये अवार्ड जीता है, मैंने ये बिल्डिंग रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर दी है, ये चीज़ें जब छूट गई तो कहा कि ये हो रहा है। जहाँ जो डिफ़िकल्टी आई, कंप्लीट सरेंडर में विश्वास किया कि नहीं हो रहा है बाबा, हमसे नहीं हो सकता है, हम इस लायक नहीं हैं, करवाना है तो आपने पूरा करवाना है, क्योंकि इसको कंप्लीट होने से इतने लोगों का फैमिलीज बसेंगी, जी, इतने लोग रहेंगे आके, तो प्लीज़ आपने पूरा करवाना है। और फिर मैं एक और अपनी मेडिटेशन के अंदर जो यूज़ करता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, बिल्कुल, कि बाबा इज सुप्रीम सोल एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल, सो आई एम ऑल्सो पावरफुल सोल, बिकॉज जो पावर्स बाबा में है वो पावर्स मेरे अंदर हैं, होनी चाहिए, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि बाबा यू आर अ मैजिशियन एंड आई एम ऑल्सो मैजिशियन, बिकॉज आई हैव द सेम पावर्स विच आर मैजिकल। तो मैं वही मैजिक कर सकता हूँ जो इम्पॉसिबल है। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि अपनी कंपनी के अंदर भी जब 20 लोग बैठे होते हैं, वो 19 लोग बोलते हैं कि नहीं ये कार्य नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं होना। बोर्ड मीटिंग्स तक के अंदर जहाँ के लोग बहुत एक्सपीरियंस, मुझसे बहुत ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए और कंपनी के जो मालिक हैं या जो कंपनी के जो चला रहे हैं कंपनी को, तो मैं उनके सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि नहीं जी ये हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। उस टाइम मुझे पता नहीं कैसे वो हिम्मत आ जाती है, और कोई प्लानिंग नहीं होती इस वक्त दिमाग में कि कैसे होगी ये चीज़ पूरी, लेकिन वो बाबा की कुछ ऐसी दृष्टि है कि वो हो जाती है। तो दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल। तो मतलब ये कहा जाए कि जैसे हम अकेले अब तक, जब हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, या ईश्वर को हमने अपने जीवन में शामिल नहीं किया था, या हमने मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया था, तब तक तो हम अकेले थे, अकेले कार्य किया करते थे। उस समय शायद हमारे अंदर ईगो भी था, कई बार डर, चिंता, तनाव, ये सब चीज़ें भी थी। लेकिन जैसे ही हमने ईश्वर का साथ लिया, मेडिटेशन करना प्रारंभ किया, उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लिया, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कराने वाला है, तो एक बहुत सुंदर चीज़ जुड़ गई, जैसा आप बता रहे हैं कि सचमुच जीवन एकदम स्मूथ हो गया और बड़े से बड़े चैलेंजेस भी आपने स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक विशेष चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, आज के जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा जैसे कहें गला काट कंपटीशन है, एक दूसरे को जैसे पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और इसमें जैसे जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है, जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है संजय जी अपने अनुभव से कि यदि सभी लोग मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दें तो ये जो तनाव है, ये जो एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें हम पीछे छोड़ रहे हैं लोगों को, ये दूर की जा सकती है? डेफिनेटली जी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ये स्ट्रेस और कंपटीशन और एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ना, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और कलकत्ता के जैसे बड़े शहरों में जहाँ कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, यहाँ ज़्यादा ये प्रत्यक्ष है, ये ज़्यादा ऑब्वियस है जी, इस चीज़ का नज़र आना, बहुत ज़्यादा नज़र आता है आपको, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों कंपनीज उसी कस्टमर के लिए compete कर रही हैं, जो कस्टमर का बेस है। बिल्कुल, उन्हीं 1000, 2000, 5000, 10,000 कस्टमर्स तो उतने ही हैं, कंपनीज ज़्यादा होती जा रही हैं जी। तो उसमें जो आगे बढ़ने की जो दौड़ है वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा कॉज कर रही है कि लोगों की जो सोचने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है जी। और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि मेडिटेशन करेंगे तो ही एक
रास्ता है कि लोग स्व परिवर्तन कर सकते हैं। बात वही आती है कि अगर हमारे को ये जो स्ट्रेस और कंपटीशन की जो होड़ लगी है ये एक फोड़े की तरह है। तो अगर मैं एक शीशे में देख रहा हूँ और फोड़ा नजर आ रहा है मुझे मेरे गाल पे, और मैं जो ऑइंटमेंट है, जो दवाई लगानी है, वो मैं शीशे पे लगा रहा हूँ, ना कि अपनी गाल पे, तो फोड़ा ठीक तो होएगा नहीं। बिल्कुल। तो इसको ठीक करने का इलाज वही है, मेडिटेशन में पढ़ना पड़ेगा, जी। अपने आप से जुड़ना पड़ेगा पहले, फिर खुदा से जुड़ना पड़ेगा, और उस कनेक्शन को ऐसा जोड़ना है कि कुछ भी मेरा नहीं है बस। जी। क्योंकि ना मैं कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाऊंगा, तो फिर मेरा क्या है। ये तो एक बहुत गहरी फिलोसॉफी है जो भारतवर्ष में प्राय बच्चा बच्चा जानता है कि सचमुच हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। हाँ, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। संजय जी, जैसे आप इसका मेडिटेशन का लाभ ले रहे हैं और आप तो बहुत ही अभी भी हमें बहुत हल्के फुल्के लग रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उसके पश्चात भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो भी हल्के हों, ताकि वो भी सरल हों, टेंशन फ्री हों, क्या आप मेडिटेशन के शिविर जैसी ब्रह्मा कुमारी बहनें कराती हैं? तो क्या आप अपनी कंपनी में भी इसे ऑर्गेनाइज करते हैं या कराना चाहेंगे? जी, हमने किया था जी पीछे, कुछ 40-50 लोगों को लेकर के हम ORC में गए थे, हमने शिविर किया था। ऑफिस में भी 2 बारी हम शिविर करवा चुके हैं मेडिटेशन का, और अब आने वाले वक्त में फिर दोबारा नवंबर में प्लान कर रहे हैं कि 4-5 अच्छे स्पीकर्स को लेकर के आर्ट ऑफ विनिंग के ऊपर शिविर कराया जाए। बिल्कुल। तो उसमें ये ज़रूरी है कि भाई लोग, क्योंकि जब तक वो नीचे तक बहेगा नहीं, जो कंपोजर या जो ज्ञान हमको बाबा से मिला है, जब तक वो नीचे के लेवल तक नहीं जाएगा तो कंपनी एज ए ग्रुप सक्सीड नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। एक टीम बनाना, टीम के हर एक सदस्य का हल्का होना, टीम के हर एक सदस्य को अपना 100% देना बहुत आवश्यक होता है। ये तो आप बहुत बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों के लिए भी इस प्रकार की जो आध्यात्मिक शिविर हैं या मेडिटेशन के शिविर हैं वो आयोजित किए जाते रहें। संजय जी, यहाँ आप आए, कार्यक्रम आपने अटेंड किया, ब्रह्मा कुमारीज़ का हेडक्वार्टर्स में आप माउंट आबू में पहली बार आए हैं। यहाँ कैसा अनुभव हुआ? 4 वर्षों से तो आप जुड़े हुए हैं ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ का ये जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, यहाँ के आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी, ये पहला ही मौका था। मैं खुद हैरान था कि 4 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन कहते हैं कि ड्रामा में जब जिस चीज़ का वक्त आता है तब आता है जी। जब तक वो टाइम नहीं आता तो आप जितनी मर्जी खुश कर लीजिए, आप नहीं आएंगे। अब की बार आना हुआ जी, एक स्पोर्ट्स, वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स के ऊपर शिविर था। तो ये भी एक अजीब चीज़ है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिज़ी होते हुए भी मैंने 1 साल पहले 52 की एज में गोल्फ खेलना शुरू किया, जो कि एक ऐसी गेम है जिसमें कम से कम 2 या 3 घंटे से कम एक गेम खेल ही नहीं सकते। एक बार जाएं तो 3 घंटे गए। तो फिर भी वक्त निकालना, वही आपका पहला सवाल था कि वक्त कैसे निकालते हैं जी। तो जब इंटेंशन होती है तो वक्त निकल आता है। 7 बजे की बजाय 5 बजे उठना शुरू हो, तो 5 बजे जाके खेलना शुरू हो। तो 1 साल पहले ही ये खेल शुरू किया, और इसीलिए स्पोर्ट्स के अंदर बेहतरी कैसे लाई जाए मेडिटेशन के थ्रू, जी। ये सीखने के लिए मैं इस शिविर में आया था। तो मुझे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली और जो हमारी सिटी लाइफ है उसके जो शोरगुल है, वो शोर इतना है कि वो दिमाग फटने सा हो जाता है एकदम। जी। उससे एक अलग हटके एक डिस्कनेक्ट मिला, कनेक्ट मिला बाबा से, वो तो दूसरी एक एडवांटेज है, डबल बेनिफिट है। लेकिन पहली चीज़ है डिस्कनेक्ट मिला, क्योंकि उस शोर से डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उस माहौल से। जी जी। ना मैंने इसको ऑल्सो मैंने टेक्नोलॉजी फ्री डेज गिने थे। टेलीफोन अपने पास नहीं रखा, बहुत सुंदर। कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपॉड, आईपैड, कुछ भी आपने हाथ नहीं पूरी लगाया। तरह छुट्टी ले ली। जी, इन्हीं चीज़ों से सब कुछ जो सारा ड्रेन आउट हो रहा था जी। वो इन्हीं चीज़ों से हो रहा था। तो उस नॉइज से जो डिस्कनेक्ट मिला, तो पहला एडवांटेज तो ये मिला जी। कि वो माइंड और हाथ पांव बिल्कुल फ्री। नहीं तो एक हाथ हमारा मोबाइल ही होता है। तो दूसरा जो कनेक्ट मिला, जी। क्योंकि जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे वहाँ से, आप कनेक्ट नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। बिल्कुल। तो दूसरा जो कनेक्ट मिला वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। माउंट आबू जैसी जो ज्ञान सरोवर जिस जगह लोकेटेड है, वैसे ही उसका माहौल, मौसम, ठंडी हवा और कंप्लीट साइलेंस, सिवाय बर्ड्स की आवाज़ के वहाँ कोई आवाज़ नहीं।
तो इससे और इजी हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप चांदनी चौक की भीड़ में खड़े हो तो आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, या दिल्ली की किसी मेट्रो स्टेशन में हो तो कहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एक कनेक्ट जो इस्टेब्लिश करने को मिला बाबा के साथ और उस भगवान के साथ जिसने कि सारी सृष्टि को बनाया है और सबको रन कर रहा है जी। वो कनेक्ट इस्टेब्लिश होने से बहुत ये जागृता हुई, ये एक रिवाइव हुआ, आई वुड से कि कनेक्शन तो था लेकिन बीच बीच में छूट जाता है क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं जी। वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में कई तरह की चीज़ें हैं जो खींचती रहती हैं, उससे सब कुछ से छूट के इसीलिए मैं अकेला आया था। जी। और ये कि भाई जो कनेक्ट इस्टेब्लिश हुआ वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पे, जो 3 दिन से फिर दिल ही नहीं करा जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि आप रहें यहाँ और भी ज़्यादा इसका लाभ लें, या कम से कम संजय जी ये तो किया ही जा सकता है कि आप 4 वर्ष में आए हैं, हम चाहेंगे कि साल में एक बार तो अवश्य आएँ और इसी प्रकार से जैसे आप अभी एक सुंदर एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं, अपने आप को एनर्जाइज करके जा रहे हैं, अपने आप को फिर से कनेक्ट करके, कनेक्टिविटी तो थी लेकिन और गहरे एक्सपीरियंस जो अपने आप से साक्षात्कार कहा जाए, आत्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार, ऐसा अवसर तो सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो आप तो चाहेंगे कि वर्ष वर्ष आते रहें और इसी प्रकार से आनंद लेते रहें। संजय जी, विशेष करके जो लोग, पहला प्रश्न जो मेरा था उसी से जुड़ा हुआ है, लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्त रहते रहते एक ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आप पेड़ काटे जा रहे हैं तो हमारा जो एक्स है वो तो थोड़ा सा भुतलाता जा रहा है, अर्थात उसकी जो शार्पनेस है वो कम होती चली जा रही है, तो हम उसे शार्प नहीं करते हैं और लगातार चाहते हैं कि हम उसी गति से पेड़ काटते रहें। तो आपको नहीं लगता कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा वक्त आध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए सचमुच हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ऊंचे शिखर पे है, चाहे नीचे है, चाहे संसार में कहीं भी है, निकालना चाहिए ताकि वो अपनी कुल्हाड़ी को धार प्रदान कर सके, फिर से अपने आप को फोकस कर सके और इससे अपने कार्य को कहीं ज़्यादा दक्षता पूर्वक वो कर पाएगा? जी, जैसे कि मैंने कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। हम लोग अपने जो शहरों में रहते हैं अपनी बॉडीज़ के लिए इतना कुछ करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सैलून जाते हैं, स्पा जाते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जिम जाते हैं, उस पर तो हम वक्त निकाल लेते हैं जी। और अगर हम अध्यात्म के लिए, अपनी स्पिरिट को क्लीन करने के लिए, अपनी सोल को क्लीन करने के लिए अगर 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर हम एक ऐसी वरी और स्ट्रेस की दुनिया में खींचते चले जाएंगे कि वो एक्स, आप तो कह रहे ब्लंट हो गई है, ब्लंट क्या, वो टूट जाएगा उसका है और सिर्फ लकड़ी से ही हम काट रहे होंगे, जो उसका जो हैंडल होता है इम्पॉसिबल होगा, केवल उस हैंडल से ही हम कोशिश करते रह जाएंगे। उससे अच्छा ये है जी कि हम उस ब्लेड को कॉन्स्टेंटली शार्पन रखते रहें और इसके लिए हम अपने घर में ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर तीसरे महीने कोई जाकर के अगर नहीं वक्त है लोगों को, वैसे ये मैं मानता नहीं किसी के पास वक्त नहीं है, हर आदमी के पास वक्त होता है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब आदमी हो, हर आदमी के पास वक्त होता है। बस इच्छा की बात है, जैसे आपने कहा, इंटेंशन यदि हमारा है तो हम कहीं से भी वक्त निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल, तो उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इस वक्त तो दुनिया का हाल हो रहा है जी, अगर हमें कुछ इसका बदलाव करना है तो हम लोगों को मेडिटेशन की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा और इसी से फायदा होगा, इसी से लाभ होगा सबको। बिल्कुल। तो ये एक विशेष करके आपकी तरफ से संदेश ही हमारे सभी दर्शकों के लिए कि चाहे आप कितने भी व्यस्त हैं, मेडिटेशन के लिए अवश्य वक्त निकालें, अपने लिए अवश्य वक्त निकालें ताकि इतने एनर्जाइज हो जाएं, चार्ज हो जाएं, ताकि अपने कार्य को बहुत सहज रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई 90% लोग जिनको मैं मिलता हूँ जी, और ये सवाल पूछता हूँ, मेडिटेशन तो आगे की बात है, मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप अपने लिए 10 मिनट निकालते हैं रोज़? क्या 10 मिनट आप साइलेंस के अंदर बैठ के ये सोचते हैं कि मैंने आज क्या किया या मैं कल क्या करूँगा? लेकिन लोगों के पास इतना ही वक्त नहीं होता है, क्योंकि वो जो अकेले भी होते हैं कार में तो टेलीफोन पे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या कंप्यूटर पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, या माइंड कहीं दौड़ रहा होता है जी, तो वो 10 मिनट भी अपने लिए भी नहीं निकालते हैं। तो मेडिटेशन तो उसके लिए उसके बाद का आयत है, जब बिल्कुल आप अपने माइंड को साइलेंस करते हैं जी, और थॉट्स के ट्रैफिक को लगाम देते हैं, तो वो उस स्टेज तक तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
नहीं तो वो ट्रैफिक जैम हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट, डेफिनेटली। आप संजय जी पूरे दिन में आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं, मेडिटेशन के लिए कितना वक्त देते हैं, ताकि लोगों को भी ये प्रेरणा प्राप्त हो कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी इतना वक्त निकालते हैं, तो हम तो अवश्य निकाल सकते हैं। मैं तो जी कभी कहता ही नहीं कि मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास हमेशा टाइम होता है। ये तो सबसे अच्छी बात है, यदि हम बिजी मानेंगे तो सच्ची वक्त नहीं मिलेगा। हमेशा टाइम होता है जी, किसी चीज के लिए भी जो करना चाहे वो कर सकता है इंसान। इम्पॉसिबल इज नथिंग। डेफिनेटली। मैं जी 15 मिनट से 20 मिनट तो निकालता ही हूँ वक्त। एक टाइम पे बैठ के मैंने एक बाबा का कमरा बनाया है छोटा सा जी। उसके अंदर 15-20 मिनट रोज के तो निकालना ही है। लेकिन उसके अलावा सुबह जब मैं उठता हूँ तो एक स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड से उठता हूँ और हज़ारों चीज़ें हैं जिसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। मेरा पहला सेंटेंस ही होता है थैंक यू भगवान कि मैं उठ गया हूँ। क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मैं नेक्स्ट डे उठूंगा कि नहीं। बिल्कुल। मैं थैंक यू कि मैं उठ गया हूँ, थैंक यू कि मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूँ, थैंक यू कि मेरी आंखें चल रही हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पाँव चल रहे हैं, थैंक यू कि मैं सांस ले रहा हूँ। तो खिड़की खोलता हूँ तो बाहर जो बर्ड्स और पेड़ नज़र आते हैं, थैंक यू कि मैं उन पेड़ों को देख सकता हूँ, थैंक यू कि नेचर एग्जिस्ट करती है, थैंक यू कि ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। सच्ची ईश्वर ने कितनी सारी चीजें हमें दी हैं और शुक्रिया से यदि शुरुआत करते हैं तो कितना आनंदित हो जाता है जीवन। जो सवाल आपका कि वक्त कितना निकालते हैं, वक्त तो 24 घंटे ही, जब तक आप डीप स्लीप में नहीं चले जाते हैं और तब तक आप अवेकनेस में होते हैं। जी। और अवेकफुलनेस के अंदर आपको 24 आवर्स या 20 आवर्स या 18 आवर्स जो आप जागे होते हैं जागृत अवस्था में, आपको 18 घंटे निकालने चाहिए। बिल्कुल। वाई 15 मिनट्स? बिल्कुल। बहुत सुंदर बात है। अच्छा संजय जी, विशेष करके आप जैसे आपने कहा कि आप गोल्फ खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स विंग के प्रोग्राम में आप आए थे और विशेष थीम ही रखा गया था इस बार का कि कॉल ऑफ टाइम वैल्यूज़ इन गेम्स। तो वैल्यूज़ की कितनी आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं आजकल गेम्स में? क्योंकि आजकल हम सुनते हैं क्रिकेट की ज़्यादा चर्चा हमारे देश में होती है, कहीं फिक्सिंग हो रही है, कहीं स्पॉट फिक्सिंग हो रही है, पॉलिटिक्स घुस गया है, चाहे वो हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो। तो आप क्या मानते हैं कि वैल्यूज़ की कितनी अहमियत है गेम्स में, यदि हमें अपने देश को गेम्स के फील्ड में भी शिखर पर ले जाना है? तो हमें हर चीज़ में शिखर पे जाना है, क्योंकि जो इंडिया था आज से हज़ारों साल पहले वो शिखर पे ही था। जी। फिर धीरे धीरे पतन होते होते हम कहाँ पहुँच गए हैं। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वैल्यूज़ को हम भूल गए हैं। हम अपनी वैल्यूज़ को रास्ते में चलते चलते कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसीलिए जो इस स्टेज पे आके ये जो आप सुन रहे हैं सब चीज़ें, ये क्रिकेट में ही नहीं है, जिस स्पोर्ट में फेम, नेम या मनी इन्वॉल्व होता है जी। उसको पाने के लिए फिर वैल्यू छोड़ के दूसरे रास्ते अपनाने लग जाते हैं लोग। इसलिए जब तक, क्योंकि जो अगर आप वैल्यू छोड़ के अगर आपने मेडल प्राप्त भी किया या विक्ट्री पा ली या पैसा कमा लिया, तो अल्टीमेटली तो आपको जब मिरर में अपने आप को देखेंगे तो जवाब तो अपने आप को देना पड़ेगा ना। अपने आप को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया को आप कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जब अपने आप को देखेंगे और अपने आप से जवाबदेही होगी तो क्या जवाब देंगे कि मैंने ये कैसे प्राप्त किया, ये फेम या नेम या कैसे ये गेन आया मेरे को। इसीलिए जब तक, और फिर जिस दिन वो अपनी आंखों के अंदर गिरेगा आदमी, तो उस सारे मेडल की वैल्यू ख़त्म, बिल्कुल, उस सारे पैसे की वैल्यू ख़त्म है। फिर वो कहेगा कि हे खुदा ये सब कुछ ले ले मुझसे, मेरे को मेरी इज्जत वापस दिला दे। तो जब तक वैल्यूज़ के साथ नहीं हम जिएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल फील्ड हो, मैं समझता हूँ कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। फिर करने क्या आए थे इस जिंदगी में? बिल्कुल। ये तो बहुत सुंदर विचार आपके हैं संजय जी, लेकिन आज के यदि समाज को देखा जाए, आज के ढांचे को देखा जाए, ऊपर से लेके नीचे तक हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, बुराइयां हैं, और वैल्यूज़ की तो शायद चर्चा ही नहीं होती है। जो ईमानदार है उसको देखा जाता है कि अरे ये ईमानदारी से कार्य कर ही नहीं सकता। आपने बिजनेस की बात कही या फिर स्पोर्ट्स की बात कही, जहाँ कहीं भी हम देख लें ये सारी तमाम चीज़ें देखने में आ रही हैं। क्या इतनी सहजता से इसे दूर किया जा सकता है? जी, सहज अगर हर चीज़ होती तो फिर सब लोग कर सकते थे उसको। मैं मानता हूँ कि सहज होना या सहजता से ना होना अगेन एक माइंडसेट की बात है। जिस वक्त आपके माइंड में आ गया कि मुझे करना है तो करना है, लेकिन टाइम ऐसा आ गया है जिसको कहते हैं कलयुग
इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया जी, है कि लेकिन- एक व्यक्ति यदि चाहता है कि मैं अच्छाई को धारण करके चलूं तो हजारों लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ऐसे में बहुत बिल्कुल। दुविधा की स्थिति हो जाती लेकिन है। फिर भी दुर्गा शक्ति जैसे ऑफिसर्स हैं, फिर भी ऑनेस्ट लोग हैं जो एक ईंट लगाने को तैयार हैं कि मैं अकेला दीवार खड़ा करूंगा। तो कोई ना कोई एक ना एक शुरुआत होती है। एक दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो ये जो कहते रहे जी बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पतन हो गया है, करप्शन बढ़ गया है, वैल्यूज खत्म हो गई हैं और बहुत कठिनाइयां हैं मेरी लाइफ में। और दूसरा वही कहता है कि जी कोई बात नहीं, ये सब है, इसको मैं भूल जाता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँ। मैं क्या कर सकता हूँ आज? What can I do for my country? What can I do for myself? What can I do for this world? What can I do for this environment or society? तो मैं वैसा बनना चाहता हूँ या वैसा बनना चाहता हूँ, ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल, इस जोश की आवश्यकता है मुझे लगता है संजय जी। यदि हम देश को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं या फिर एक अच्छी दुनिया लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जिनके अंदर ये जज्बा हो कि सचमुच चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, बिजनेस में है या फिर किसी भी फील्ड में है, शायद इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संजय जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए। Thank you very हम much. यही चाहेंगे कि आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें और जैसे आध्यात्म के सुंदर अनुभव आपको यहाँ प्राप्त हुए हैं इस अनुभव को आप आगे भी बढ़ाएं और ये भी आपसे निवेदन कि वर्ष वर्ष अवश्य यहाँ पे आते रहें। आपका बहुत 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 थैंक धन्यवाद। यू जी। ओम शांति जी। मित्रों हमारे साथ थे संजय सचदेवा जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं AIPL के, और बहुत सुंदर बातें इन्होंने रखी। अंततः जैसे इन्होंने कहा मूल्य की बात, हम यदि चाहें तो कोई भी हमें मूल्यहीन नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति हमें ऑनेस्ट यदि हम हैं तो हमें डिसऑनेस्ट नहीं कर सकता। हम ही शायद पहल करते हैं, हम दोष देते हैं सिस्टम को, हम दोष देते हैं दूसरों को। शुरुआत हम अपने आप से क्यों नहीं करना चाहते? यदि मैं चाहूँ तो मैं ईमानदार रहकर, मैं मूल्यों को जीवन में रखकर अनेकों के लिए आदर्श बन सकता हूँ। चाहे महात्मा गांधी जी थे, चाहे नेहरू जी थे, चाहे तमाम महापुरुष, उन्होंने एक मूल्य के माध्यम से ही अनेक लोगों को आदर्श बन के प्रेरणा प्रदान की है। अब बारी हमारी है। हम यदि अपने देश को, अपने समाज को बेहतरी की ओर ले जाना चाहते हैं तो मूल्यनिष्ठ जीवन बनाएं, औरों के सामने आदर्श बने। एक मुलाकात में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।